देख रहे हैं राजप्रताप, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में देखेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से सोमवार को किया इनकार। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति अभय एस.के. ओका ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इससे कौन सा मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायालय में कहा कि गौ संरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पीठ ने वकील को आगाह किया कि वह जुर्माना लगाएगी, जिसके बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली और मामले को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उम्मीदवारों की चुनाव की वजह से बताने के साथ उनके आपराधिक मामलों की जानकारी प्रकाशित करने के संबंध में निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई। पीठ ने कहा कि ये याचिका दायर करने के लिए उचित स्थान नहीं है। मुझे लगता है कि ये याचिका गलत है। इस याचिका में इस अदालत के पूर्व फैसले को लागू करने की मांग की गई है। अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक नेता वेबसाइट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर जानकारी प्रकाशित करे। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाली पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को फिर से झटका लगा। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ाई। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अब 17 अक्टूबर को होगी। 31 जुलाई को ईडी अधिकारियों ने शिवसेना के कई ठिकानों पर छापा मारा था। उनके साथ ही परिवार से भी पूछताछ की थी। इससे पहले 28 जून को एजेंसी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन किया था। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में मिसाइल की आवाज के साथ जोरदार धमाके सुने गए। इस धमाके में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और कई घायल भी हुए। राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ 75 मिसाइल से हमले किए गए। हालांकि उनमें से 41 को यूक्रेनी एयरफोर्स ने मार गिराया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के दफ्तर पर भी मिसाइलें दागी गई। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर विटाली क्लिस्टिको ने कहा कि शिवेंचेस्की जिले में कई विस्फोट हुए। ये इलाका राजधानी कीव के केंद्र में है। वहीं समाचार एजेंसी ने बताया कि विस्फोट स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:15 के आसपास हुआ। चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान फ्रीज करने के बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट को नाम जारी किए गए। उद्धव ठाकरे को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम और मशाल निशान दिया गया। साथ ही वहीं शिंदे गुट को बाला साहेब बाची शिवसेना नाम मिला। शिंदे का मांगा गया निशान गदा उन्हें नहीं दिया गया। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने एक शिंदे गुट की अंधेरी पूर्व सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव के इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया। उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी थी कि उपचुनाव के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को 3 नाम और 3 निशान के विकल्प दिए थे और निशान में त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल शामिल थे। वहीं पार्टी के नाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे, शिवसेना मशाल बाला साहब प्रबोधन कर ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दिए गए थे। वहीं शिंदे ने भी त्रिशूल, उगता सूरज और गदा चुनाव चिन्ह मांगे थे। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शिवसेना के दोनों गुटों एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक नए नामों का ऐलान कर दिया। सीएम शिंदे ने ट्वीट कर कहा, आखिरकार बाला साहब ठाकरे की मजबूत हिंदुत्ववादी विचारों की जीत हुई। हम बाला साहब के विचारों के उत्तराधिकारी हैं। तेलंगाना के सीएम और टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की नई पार्टी भारत राष्ट्रीय समिति विवाद में घिरी। हाल ही में केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से बदलकर भारत राष्ट्रीय समिति किया था, लेकिन अब बीआरएस पर भारत का गलत नक्शा दिखाने का आरोप लगा। बीजेपी सांसद ने लिखा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का क्षेत्र परिभाषित किया गया। पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। पीओके को भारत के नक्शे से हटाकर केसीआई की पार्टी पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में तलाक के किनाया और तलाक के बैन को असंवैधानिक घोषित करने के लिए याचिका दायर हुई। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र से जवाब मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को केवल 3 तलाक बोल कर शादी तोड़ने के असंवैधानिक बताया। तलाक के बिद्दत कही जाने वाली इस प्रक्रिया पर अधिकतर मुस्लिम उलेमाओं ने भी कहा था कि ये कुरान के मुताबिक नहीं है। कर्नाटक की रहने वाली डॉक्टर सईदा अमरीन की अक्टूबर 2022 में शादी हुई थी। कुछ महीने बाद उसके पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे थे, लेकिन जब सईदा के पिता ने दहेज देने से मना कर दिया तो उसके पति ने उसे तलाक किनाया यानी कि तलाक बैन दिया था। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि ऐसी प्रथाएं न केवल महिला की गरिमा के खिलाफ है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का भी उल्लंघन करती है। प्रदेश में हो रही अत्यधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। प्रदेश के 17 जिलों के 144 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। बाढ़ के कारण इन जिलों के संख्या प्रभावित हुई। गोंडा में बिसोई नदी खतरे के निशान पर पार कर गई और गोंडा बलरामपुर मुख्य मार्ग पर आवाजाही रोक दी गई। अधिकारियों के मुताबिक गोंडा के कलरंजन और करवगंज तहसील में बाढ़ से 13,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। बलरामपुर जिले के शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया और कई शहरी इलाके में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे। जिला प्रशासन ने राहत कार्यों के लिए राज्य मुख्यालय से राष्ट्रीय आपदा राहत बल की अतिरिक्त टीम मांगी। जेडीयू के पूर्व विधायक गुड्डी चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश चौधरी और लोजपा के प्रत्याशी रहे अजय कुशवाहा, प्रमोद प्रियदर्शी समेत बड़ी संख्या में जेडीयू और लोजपा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। नेताओं का स्वागत करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा, मैं जेडीयू के उन सभी लोगों का भाजपा में आने की अपील करता हूं जिन्होंने जंगल राज से बिहार को बाहर लाने के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि जंगल राज से लड़ाई में बीजेपी और जेडीयू के लोगों ने साथ में लाठी और गोलियां भी खाई हैं। आज लालच में नीतीश कुमार चले गए, लेकिन उन्हें रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बनाना पसंद होगा। अब अन्य कार्यकर्ता आज भी जंगल राज की लड़ाई को भूल नहीं पा रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लगातार 12वीं बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उनके अलावा अन्य किसी ने नामांकन नहीं किया था। एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही लालू यादव भाजपा पर हमलावर हुए। दिल्ली में आरजेडी की बैठक के दौरान लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, साथ ही मोदी सरकार को मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा ने पूरे देश में समाज को सांप्रदायिक बना दिया है। समाजवादी पार्टी के संरक्षण और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। मुलायम सिंह लंबे समय से बीमारी से चल रहे थे। गुरुग्राम में मेदांता में अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि नेताजी और शरद यादव ने सदन को लड़ाकू बनाया। आरएसएस के सिद्धांत को देश में लागू किया जा रहा। आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर के बीच लगने वाली भारी जाम अगले 15 महीने को खत्म हो जाएगा। इस मार्ग को सिग्नल फ्री बनाने के लिए सोमवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आनंद विहार अप्सरा बॉर्डर के बीच 6 लेन का फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद यहां से गुजरने वाली हजारों लोगों को फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारा मकसद है दिल्ली की सड़कों को जाम और प्रदूषण मुक्त बनाना, साथ ही उन्हें खूबसूरत बनाना। सड़कों को जाम से मुक्त बनाने के लिए 77 पॉइंट चिन्हित भी किए गए हैं, जहां सुबह शाम जाम लगता है, जिसे खत्म करने के लिए अलग अलग प्लान बनाए जा रहे हैं। देवी देवताओं को अपमानित करने का मामला दिल्ली की राजनीति में गरमाई। इस मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी मंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं होने का नाम ले रही है। अम्बेडकर भवन में एक कार्यक्रम के दौरान देवी देवताओं की अपमानित करने के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में राजेंद्र पाल गौतम को नोटिस जारी कर उनसे पूछताछ के लिए मंगलवार को बुलाया था। गौरतलब है कि शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने
दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वारा देवी देवता को अपमानित करने के लिए नई दिल्ली जिले के डीसीपी को शिकायत दी थी, जिसे पुलिस मुख्यालय भेजा गया था। 5 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन करोल बाग में रानी झांसी रोड स्थित अंबेडकर भवन में राजेंद्र पाल गौतम की उपस्थिति में एक कार्यक्रम हुआ था और इस दौरान लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली थी। इस दौरान राजेंद्र पाल गौतम के साथ अन्य लोगों ने भी शपथ ली थी और वे देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। राज्यसभा सांसद और आप गुजरात के सह प्रभारी राघव चड्ढा राजकोट एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां आप के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंद्रनील राजगुरु और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने राघव चड्ढा का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करवा रही आम आदमी पार्टी भगवान गणेश की पूजा के लिए जो पंडाल लगाती है उसे बीजेपी वाले उखाड़ फेंक रहे हैं। वहां मारपीट करते हैं, हमारे नेताओं का सिर फोड़ने का काम करते हैं। जिस बिल्डिंग में आम आदमी पार्टी अपनी मीटिंग करती है या जिस हॉल में अरविंद केजरीवाल जनता को संबोधित करते हैं, अगले ही दिन उसे बुलडोजर से भेजकर उस हॉल को डिमोलिश कराने का काम बीजेपी कर रही है। राघव चड्ढा ने दिया बयान। प्रधानमंत्री सौराष्ट्र की धरती पर है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को नजर कैद कर लिया गया है। हमारे जामनगर नॉर्थ के कैंडिडेट के उनके घर में नजर कैद करके हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, राघव चड्ढा ने बोला। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्मित वैभवशाली श्री महाकाल लोक देश को अर्पित किया। इसमें भव्य प्रतिमाओं में वर्णित भगवान महादेव की गाथाओं को देखने के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने श्री महाकाल लोक को भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का नए शिलालेख बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत का सांस्कृतिक वैभव देखकर चकित है। हमारे महान ऋषि मुनियों पूर्वजों से बिना तकनीक के ऐसे विराट मंदिर कैसे बनाए। अब नया भारत अपने इन्हीं मंदिरों को उसी आध्यात्मिक गौरव को पुनः सहेज रहा है। उन्होंने कहा कि महाकाल का बुलावा आया तो यह बेटा बिना आए कैसे रह सकता था। हिमालय की गोद में विराजित केदारनाथ मां गंगा के किनारे स्थित काशी विश्वनाथ के बाद अब मोक्षदायिनी शिप्रा की नगरी उज्जैन में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग महाकाल के नवनिर्मित लोक को देखकर सनातन धर्म का वैभव और बढ़ गया है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं शाहबाद के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी भाजपा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनिल धनतोड़ी के उनके साथियों को भाजपा में शामिल कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करें। हमारे लिए देश पहले है, व्यक्ति बाद में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा की 2014 में सरकार बनी तब यह ध्यान में आया कि देश की आज़ादी के मायने क्या है, संस्कार क्या है और लोगों की दिशा क्या होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इन समस्याओं को चुटकियों के समाधान कर दिए। मोदी ने धारा 370 को समाप्त किया। राम जन्मभूमि विवाद का हल ऐसे निकाल दिया कि लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव को भाजपा के जसपा मिलकर लड़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया कि यह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीएम मनोहर लाल ने दोनों दलों में से किसी तरह के मतभेदों की अटकलों को हर सिरे से खारिज किया। हरियाणा निवास में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया बयान। दूसरी ओर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की बेरुखी के बाद जननायक जनता पार्टी भी अभी भी गठबंधन को तोड़ने की मूड में नहीं है। चुनाव आयोग से ज्यादा सिंबल नहीं मिलने के बाद शिंदे गुट ने मंगलवार को 3 नए चुनाव चिन्ह की लिस्ट सौंपी। सूत्रों के मुताबिक सूर्य, पीपल का पेड़ और ढाल तलवार इसमें शामिल है। 8 अक्टूबर को आयोग ने दोनों गुट के बीच लड़ाई को देखते हुए तीर कमान का सिंबल फ्रीज कर दिया था। आयोग ने फैसले में कहा कि शिवसेना का मूल नाम पर फैसला आने तक अभी कोई भी गुट पार्टी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी थी कि उपचुनाव के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को 3 नाम और 3 निशान के विकल्प दिए थे।
महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट सीट विधानसभा शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद से खाली है, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव 3 नवंबर को होंगे और 14 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 6 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी की अनबन बरकरार है। एक तरफ सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम गठबंधन के साथी हैं और चुनाव के साथ लड़ेंगे। दूसरी तरफ जसपा इस पर आज दिल्ली में भी मंथन किया और जसपा नेता आदमपुर चुनाव में भाजपा के पोस्टरों पर उनके नेताओं की फोटो न होने से नाराज चल रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी आदमपुर के लोकल नेता और अपने स्तर पर पोस्टर जारी कर रहे हैं। जब चुनाव अपने चरम पर आएगा तब सरकार में गठबंधन की साथ में खड़े नजर आएंगे। इसको लेकर जसपा ने दिल्ली में संसदीय बोर्ड की मीटिंग भी बुलाई थी, हालांकि वह इस पर कोई फैसला नहीं ले रहे। जस्टिस बीवीआई चूर देश के 15वें सीजीआई होंगे। सीजीआई यूयू ललित ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को दिया उनके नाम की सिफारिश की। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजीआई थे। उनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक यानी करीब 7 साल तक रहा था। पिता के रिटायर होने के बाद 37 साल बाद उसी पद पर बैठेंगे। जस्टिस बीवीआई चंद्रचूड़ ने 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज का पदभार संभाला था। सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के वे चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में छापेमारी की। जांच एजेंसी ने राजौरी, पूंछ, जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, बड़गाम, शोपिया और बांदीपुरा जिलों में कई ठिकानों में तलाशी। एनआईए ने राजौरी के अल-हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के फंडिंग पैटर्न और संदिग्ध गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज किया था। यह ट्रस्ट अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लाम के फ्रंटल यूनिट के तौर पर काम करता है। लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए ने बांदीपुरा के प्रसिद्ध धार्मिक उपदेशकों दलाउल उल रहीमिया मौलाना रहमतुल्लाह कासमी और एनआईटी श्रीनगर के प्रोफेसर समम अहमद लोन के घर पर छापेमारी। सीतापुर में जिला प्रशासन के अफसरों की संवेदनहीनता का वीडियो सामने आया। इसमें नजर आ रहा है कि जिले की डीएम और एसपी की काफिला जहांगीराबाद चौराहे से निकल रहा था और इसी दौरान सामने से आ रहे एक ई रिक्शा आता है, लेकिन काफिले को देखकर बचने की कोशिश में पलट जाता है। लगातार हो रही बारिश से जहांगीराबाद इलाके की सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों में गड्ढा होने की वजह से जल भराव भी हुआ। सोमवार को डीएम अनूप सिंह और एसपी भोले सुशील चंद्रवान अपने काफिले के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए निकले। वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी गाड़ी निकलने के बाद ये हादसा हुआ। अगर उन्हें जानकारी मिलती तो वे जरूर रुकते। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को पुलिस ने पूछताछ के लिए समन भेजा। उन्हें दोपहर 2 बजे उपस्थित होने के लिए कहा गया। उन पर विजयदशमी के दिन दिल्ली में एक और सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाने का आरोप। गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। गौतम ने सोमवार को कोई भी नोटिस न मिलने से इनकार किया। आज उन्हें पुलिस का समन भेजा था। केजरीवाल सरकार ने उनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति और जनजाति रजिस्टर ऑपरेटिव सोसाइटीज मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने इस इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। वे मेरे नाम पर केजरीवाल को टारगेट कर रहे थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में छापेमारी की। एनआईए ने राजौरी के अल-हुदा एजुकेशन ट्रस्ट के फंडिंग पैटर्न और संदिग्ध गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज किया था।
लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक NIA ने बांदीपुरा के प्रसिद्ध धार्मिक उपदेशक दराउल उल रहीमिया मौलाना रहमतुल्लाह कासमी और NIT श्रीनगर के प्रोफेसर समर अहमद लोन के घर पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसी को इनपुट मिला था कि अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट को अब अरब देशों से हवाला के जरिए पैसे आ रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकनायक की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे जेपी के सिद्धांत को मानते हैं। जेपी जयंती को लेकर अमित शाह के सिताब दियारा आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई आए जाए इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सीतामढ़ी जिले के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र रईसुदपुर में JDU के विधायक रह चुकी गुडी चौधरी ने अब बीजेपी का दामन थामा और इस तरह उन्होंने पार्टी से अपने साथ हुए विश्वासघात का बदला लिया। गुडी चौधरी 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। सोमवार को उन्होंने राजधानी पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। गुडी चौधरी का कहना है कि उन्होंने अपने साथ हुए विश्वासघात के लिए पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबक दिया। सितंबर 2015 में गुड्डी चौधरी ने विधानसभा का टिकट नहीं मिलने से पार्टी से इस्तीफा दिया। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित वैभवशाली श्री महाकाल लोक देश को अर्पित किया। उन्होंने श्री महाकाल लोक को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का नया शिलालेख बताया। अब नया भारत अपनी इन्हीं मंदिरों को उसी आध्यात्मिक गौरव को पुनः सहेज रहा है। उन्होंने कहा कि महाकाल का बुलावा आया तो यह बेटा बिना आए कैसे रह सकता था, मोदी ने किया बयान। हिमालय की गोद में विराजित केदारनाथ मां गंगा किनारे स्थित काशी विश्वनाथ के बाद अमूर्तकायी शिप्रा की नगरी के बाद स्वयंभू ज्योतिर्लिंग महाकाल के नवनिर्मित लोक को देखकर सनातन धर्म की वैभव की ओर बढ़ गया। पीएम मोदी ने कहा कि शंकर के सानिध्य के साधारण कुछ भी नहीं, शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविश्वसनीय है और अविश्वसनीय है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की सुनवाई टाली गई। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख। वहीं कार्बन डेटिंग पर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। इसके अलावा वाराणसी के दूसरे कोर्ट में दूसरी सुनवाई ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा पाठ की मांग के अधिकार से संबंधित है। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य विग्रह के संरक्षण के मामले में 16 मई को सर्वे के दौरान मिली कथित शिवलिंग के मुद्दों पर 4 वादी महिलाओं ने बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की जांच की मांग की। इसके साथ करमाइकल लाइब्रेरी के तोड़फोड़ के दौरान मिले गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को सुरक्षित और संरक्षित करने का आवेदन की भी सुनवाई की जाएगी। सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में किरण सिंह की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई। मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और दिवाली बोनस की सौगात दी। इसके अलावा स्वामित्व में रोजन में महिलाओं को सहस्वामी बनाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है। लंबे समय से छुट्टी पर चल रही शिक्षकों के बदले अस्थायी शिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव भी शिक्षा विभाग ने तैयार किया। इसके साथ ही विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेवा नियमावली में संशोधन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी संदर्भ बोर्ड देवी योजना को लाभ देने का प्रस्ताव भी तैयार किया।
केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ सकते हैं। उनके 23 अक्टूबर को यहाँ आने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान पीएम मोदी के बद्रीनाथ आने की भी संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम से हमेशा से उनका विशेष लगाव रहा है। वे कई बार केदारनाथ धाम आ चुके हैं। यहाँ चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग खुद पीएम भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दीपावली से पहले बद्रीनाथ धाम के दौरे पर पहुंच सकते हैं। इसको लेकर चमोली जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने बैंकशाला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माणिक को चप्पलें दिखाई। भट्टाचार्य को 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिली थी। इस वक्त सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही थी, जिस पर भट्टाचार्य कोर्ट चले गए। कोर्ट ने अगले आदेश तक सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा था। सीबीआई की ओर से शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस करने के बाद 22 जुलाई को ईडी ने पार्थ अर्पिता के साथ भट्टाचार्य के घर पर रेड मारी। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार बीजेपी का डंका बजा। जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर और ब्लॉक प्रमुख के 6 में से 5 पदों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने चुनाव सियासी जानकारों के मुताबिक बीजेपी के हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जीत के खास मायने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही पार्टी ने पंचायत चुनाव को बेहद गंभीरता से लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका हरिद्वार के जिले में ही लगा था। वह जहां पर 11 सीटों में से 8 सीटें हार गई थी। हार का हिसाब बराबर करने के लिए पंचायत चुनाव उसके पास एक अवसर था, जिसे वह बुनाने में कायम है। हरिद्वार के लिए सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने इन चुनावों को प्रतिष्ठा प्रश्न बना दिया था। बीएसएफ और असम पुलिस ने मंगलवार को संयुक्त अभियान के दौरान एक ट्रक में 47 करोड़ रुपए से अधिक की हेरोइन जब्त की। पुलिस ने आरोपी और ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों को सूचना मिली थी कि मिजोरम के करीमगंज होते हुए त्रिपुरा जा रहे एक ट्रक में करोड़ों रुपए की हेरोइन ले जा रही थी। असम के सीएम शर्मा ने बताया कि पिछले एक साल में 655 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है। उन्होंने बताया कि सत्ता में आने के बाद राज्य भर में प्रतिबंधित पदार्थों को जब्त करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 2020 में साधुओं की पीट कर हत्या हुई की जांच शिंदे सरकार सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने एक हल्फनामा दायर कर अपनी ये मंशा जताई। इस हत्याकांड की पूरे देश में निंदा हुई थी। उस वक्त महाराष्ट्र समेत कोरोना लॉकडाउन था। तब राज्य में उद्धव ठाकरे नीति महाविकास अघाड़ी सरकार थी और 16 अप्रैल 2020 की रात 10 बजे के करीब सुशील गिरी महाराज और कल्पवृक्ष गिरी महाराज और नीलेश पेलगिरी नामक ड्राइवर के साथ देशव्यापी कोरोना लॉकडाउन के बीच एक कार में सवार होकर मुंबई के कंदावली से गुजरात के सूरत में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए किया जा रहा था। ग्रामीणों को भीड़ ने इन साधुओं की कार से रोका था और उन्हें चोर समझकर पीटकर मार डाला था। मामले की जांच शुरुआत में पालघर पुलिस ने जांच की थी और बाद में इसे राज्य ने सीआईडी अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया था। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर जेल से पैरोल पर बाहर आए। इस वक्त डेरा मुखी राम रहीम हरियाणा के रोहतक जिले के सुनारिया जेल में बंद है। वह साधवी यौन शोषण पत्रकार छत्रपति और रंजीत सिंह हत्याकांड में सजा काट रहा। साल 2021 में 3 बार और 2022 में 2 बार राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। फरवरी 2022 में डेरा मुखी ने 21 दिन की फरलो भी ली थी और इसके बाद जून में 1 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आया था। जेल से लिखे अपने पत्रों में डेरा मुखी अन्य
चुनावियों को संदेश दे चुके हैं कि उनकी मुराद जल्द ही पूरी होने वाली है। भारत के चुनाव आयोग ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह आवंटित किया। इससे पहले नाम के सिंबल को इस लड़ाई में चुनाव आयोग ने हाल ही में होने वाले उपचुनाव की बाबा उद्धव ठाकरे को नया नाम और पार्टी सिंबल दिया। उद्धव ठाकरे को त्रिशूल का चिन्ह इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसका धार्मिक संकेत है और उगता सूरज इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये ब्रह्मों के पास है। मशाल चुनाव चिन्ह 2004 तक समता पार्टी के पास था। राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया बयान, राजस्थान में कोई लड़ाई नहीं है, हम सब मिलकर अगली सरकार को दोबारा बनाएंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आज भी देश की जनता कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मानती है। जहां वो जाते हैं लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अखिल भारतीय रैगर महासभा के तत्वाधान में आयोजित 7वें रैगर महासम्मेलन में कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक असमानता मिटाने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजना चला रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने डीजीपी के बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए और घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं के अपने पानी बिल पर लगाया गया लेट पेमेंट सरचार्ज माफ करने को जनता को दिवाली से पहले तोहफा दिया जाएगा। दाल 2025 तक यमुना को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके तहत नजफगढ़ के केशवपुरम में मौजूद एसटीपी को अपग्रेड किया जाएगा। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 46 किलोमीटर सीवरेज लंबी लाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना से यमुना में गंदा पानी गिरने से रोका जाएगा। इन सभी प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को पानी के बकाया बिलों से राहत दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 14 अक्टूबर तक त्रिपुरा और असम के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपति भवन के बयान के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 अक्टूबर यानी आज त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन भी किया और अगरतला के नरसिंहपुरा में त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी। इसी दिन में अगरतला में राजधानी परिसर में MLA हॉस्टल का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति वहां त्रिपुरा के सड़क छात्रों के लिए हॉस्टल से जुड़ी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक के संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। बयान के अनुसार 13 अक्टूबर को राष्ट्रपति अगरतला रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी कोलकाता गुवाहाटी ट्रेन की विशेष विस्तार और अगरतला जिरीबाम अगरतला जनशताब्दी एक्सप्रेस के मणिपुर खोसांग तक विस्तार को भी हरी झंडी दिखाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 अक्टूबर को ही IIT गुवाहाटी में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय समेत असम सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, साथ ही आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू 14 अक्टूबर को असम सरकार, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे, साथ ही आधारशिला भी रखेंगे। इस दौरान उन्होंने जब वो पंजाब दौरे पर थी तो इस दौरान कॉलेज की पूर्व छात्रा कल्पना चावला भारत की मूल पहली महिला अंतरिक्ष बनी। उन्होंने बयान दिया था और कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। अलगाववादी संगठनों पर भारत के खिलाफ साजिश के आरोप लगते रहे हैं और इससे जुड़े तमाम संगठनों को भारत सरकार ने बैन किया और अब सरकार की कोशिशें है कि ऐसे संगठनों के बड़े सरगनाओं को हिरासत में लिया जाए, जिसे लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। इंटरपोल ने पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। अलगाववादी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के फाउंडर और इसके लीगल एडवाइजर गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ भारत सरकार लगातार रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का मांग कर रही है। भारतीय एजेंसियों ने दूसरी बार इंटरपोल से अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक इंटरपोल ने बताया कि भारतीय एजेंसी पन्नू के खिलाफ
पर्याप्त सबूत देने में नाकाम रही, जिसकी वजह से ये अपील को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने जिस UAPA के तहत पन्नू के खिलाफ नोटिस जारी की मांग की थी, इंटरपोल ने उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। पूजा स्थल कानून 1991 को लेकर विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय में पूजा स्थल कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सुनवाई के बीच वाराणसी और मथुरा की कार्रवाई पर रोक लगी। जस्टिस CBI चंद्रचूड़ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही। पूजा स्थल कानून 1991 की कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली ये याचिका है। सेना के रिटायर्ड अधिकारी अनिल काबरो, वकील चंद्रशेखर देवकीनंदन ठाकुर, स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती, रुद्र विक्रम सिंह और बीजेपी के पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय ने दाखिल की। याचिकाकर्ता अनिल काबरो ने पूजा स्थल कानून 1991 की धारा 2 और 3, 4 की संवैधानिक को चुनौती दी। उनका कहना है कि इन धाराओं से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च 2021 को भी केंद्र को नोटिस जारी कर मामले में स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन लगभग 1.5 साल की अवधि में भी सरकार ने की ओर से अदालत में जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। पूजा स्थल कानून 1991 की मुताबिक 15 अगस्त 1947 में वैसे ही रखा गया, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर मामले को इससे अलग रखा गया था। अयोध्या का मामला आज़ादी से पहले से अदालत में चल रहा था, इसलिए इसमें छूट दी गई। प्रवर्तन निदेशालय कल छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। ईडी की कार्रवाई से सूबे की सियासत गरमाई। छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया। प्रवर्तन निदेशालय की अलग अलग टीमों ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। जांच एजेंसियों के निशाने पर थे IAS, CA समेत कई बड़े अधिकारी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बताए जा रहे हैं। ईडी ने जिन बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसा, उसमें रायगढ़ के कलेक्टर रानू साहू, खनन विभाग के निदेशक IAS अधिकारी JP मौर्य, रायपुर में CHIPS के अधिकारी समीर बिश्नोई और कांग्रेस के नेता सूर्यकांत तिवारी समेत कई दर्जनों नेता का नाम शामिल है। छापेमारी के लिए ईडी की टीम ओडिशा और पश्चिम बंगाल की गाड़ी में पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में 4 करोड़ रुपए नकदी, करोड़ों की ज्वेलरी और कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आई, जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने पूरी कार्रवाई को चुनाव से जोड़ दिया, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए बघेल को सोनिया गांधी का ATM करार दिया। भूपेश बघेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे चुनाव नहीं लड़ पा रही है, इसे ED-IT के माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व CM रमन सिंह ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि कई साल से बोल रहा हूं, भूपेश बघेल सोनिया गांधी के ATM है, ये बात मैं दोबारा कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने आज एक दिन के लिए अयोध्या दौरे पर गए और राधा कृष्ण टेम्पल में मुख्यमंत्री योगी रामार्जुनाचार्य की मूर्ति को स्थापना भी किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी 1 घंटे तक अम्मा जी के मंदिर में थे। हाल ही में योगी ने लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन के समय अयोध्या में रामार्जुनाचार्य की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा भी की थी। रामार्जुन के 1000वीं जयंती के मौके पर रामनगरी में उनकी मूर्ति की स्थापना हुई। अम्मा जी का मंदिर 120 वर्ष पुराना है। वास्तु एवं स्थापत्य कला की दक्षिण भारतीय शैली की इस मंदिर में रामार्जुनाचार्य की मूर्ति की स्थापना हुई। CM योगी आदित्यनाथ ने अपने इस अयोध्या दौरे को लेकर दीपोत्सव की तैयारी को लेकर अफसरों से संचालित की। बाला साहब ठाकरे की स्थापित शिवसेना की स्थापना के पूरे 23 साल बाद धनुष और तीर चुनाव चिन्ह मिले थे। इससे पहले पार्टी ने कई अलग अलग चिन्हों का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा था। वही तलवार और ढाल तो 1985 में उम्मीदवारों ने ज्वलंत मशाल का भी इस्तेमाल किया था। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के चिन्ह नाम को लेकर जारी झगड़े के बीच चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना और बाला साहब ठाकरे को ज्वलंत मशाल और शिंदे गुट को 2 तलवारें और 2 ढाल का चिन्ह दिया।
कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ जा रही है वैसे वैसे ही अफवाहों का बाजार भी गर्म होता जा रहा है। ऐसी एक अफवाह पिछले 1-2 दिनों से फैलती हुई नजर आई। अफवाह ये आई कि सोनिया गांधी के कहने पर ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना नामांकन किया था। वोटिंग से पहले इस तरह की अफवाहों को फैलते देखा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन ने अपने मीडिया के सामने उन्होंने अपना बात रखा और इन अफवाहों पर जवाब देते हुए इन बातों को सिरे से खारिज किया। अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार का ऑफिशियल कैंडिडेट के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसी ने जानबूझकर ऐसी अफवाह फैला दी है, उसका उद्देश्य सिर्फ पार्टी को बदनाम करना है। साथ ही मल्लिकार्जुन ने कहा कि सोनिया गांधी साफ कह चुकी है कि वह अध्यक्ष पद के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी, वह किसी भी उम्मीदवार के समर्थन में नहीं उतरने वाली है। सोनिया ने मेरे नाम का सुझाव दिया, ये भी गलत है। विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात में थे और इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का आधारशिला दिया। पीएम मोदी ने सबसे पहले भारत जिले में 9,460 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को शिलान्यास और उद्घाटन किया। जामनगर में भी लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी को शानदार स्वागत किया था और जामनगर के लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद अपनी कार से उतरे और लोगों के बीच गए। इस पर पीएम मोदी ने अपना ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी ने जामनगर में करीब 14,060 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं जल आपूर्ति, सिंचाई, विद्युत और शहरी बुनियादी ढांचों से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत से जामनगर तक गुजरात की समृद्धि को, गुजरात के विकास के विस्तार देने का यह अनुभव वाकई अद्भुत है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास छोटी काशी का आशीर्वाद है, मैं मोटी काशी का सांसद हूँ। गुजरात के 2001 में आए भूकंप को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि भूकंप के बाद किसी ने भी पहली नवरात्रि और दिवाली नहीं मनाई। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन ने जोर दिया कि वे चुनाव जीतते हैं तो पार्टी के 50% पदों पर 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को नियुक्ति संबंधी उदयपहल घोषणा की प्रस्ताव को लागू करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव में खड़गे के अलावा तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर भी उम्मीदवार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन सभी बातों को पूरी तरह से लागू करूंगा जो उदयपुर घोषणा में प्रस्तावित है। साथ ही उन्होंने कहा कि 50% सीट 50 साल से कम उम्र के लोगों को दी जाएंगी। महिलाओं, SC, ST और OBC लोगों को और भी यह भी सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर 5 साल से अधिक समय तक नहीं रहे। नशा मुक्ति के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद MP पुलिस एक्शन लेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशे के अवैध व्यापार पर की गई प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन की सराहना की। साथ ही कहा कि नशे के कारोबारी और माफियाओं को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। बैठक में सीएम ने BC के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के संबंध में समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मांझी में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में समापन दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। चुनावों की तैयारी को लेकर पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। हाल ही में राज्य में हुए नगर निकाय चुनावों में बीजेपी को कई जगह हार का सामना भी करना पड़ा था। सीएम शिवराज ने कहा कि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, इसलिए हम सभी को ये स्पष्ट रूप से जानकारी होना चाहिए कि कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश और आज के समय जो कि बीजेपी के समय में मध्य प्रदेश कितना भिन्न है। जब राज्य 2003 में हमारी सरकार बनी थी तब हमारे पास कई विषम परिस्थितियां थी। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश आज विकास की यात्रा पर है। प्रदेश सरकार आज विकास, जन कल्याण और सूरज के अनेक आयामों पर कीर्तिमान रच रही है। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सोमवार को प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार हर क्षेत्र में विफल रही। साथ ही उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के शासन में महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, महंगाई, डीजल पेट्रोल की कीमतों की बढ़ोतरी और महंगी बिजली और पेपर लीक के प्रदेश अव्वल है। साथ ही कांग्रेस झूठे वादों करने में भी अव्वल है। चूरू जिले के बम्बू गांव के पूर्व सरपंच दिवंगत
भंवर लाल जयानी और समाज सेवी दयाली राम जयानी के प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि एक और हमारा प्रदेश विकास के दौर में चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री बनने के लिए दौड़ रहे हैं। राज्य ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों का सारा ठिकरा उस मोदी सरकार पर फोड़ रहा है, जिसने देश में विकास के लिए कीर्तिमान स्थापित किए। वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए आगे कहा कि आचार संहिता को निकाल दिया जाए तो गहलोत सरकार के पास अब सिर्फ 350 दिन ही बचे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली मिलावटखोरों विरोध सख्ती से कार्रवाई करने में जुटे। कोई भी व्यक्ति मिलावट की शिकायत और सूचना हेल्पलाइन नंबर 181 और कलेक्टर संबंधी अधिकारियों की आसानी से दे सकता है, उसकी पहचान भी गोपनीय रखी जाए। गहलोत सरकार ने कहा कि शुद्ध खाद्य उत्पाद प्राप्त करना नागरिकों का हक है। शुद्धता निष्ठा करने के लिए संबंधित विभाग सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अगले साल मार्च में अमृतसर में होने वाली G20 बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है। 1 दिसंबर 2022 के 30 नवंबर 2023 यानी एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा। उम्मीद जताई जा रही है भारत साल भर में प्रदेश भर में इसकी 200 से अधिक बैठकें की मेजबानी करेगा। G20 की पंजाब में होने वाली बैठक की तैयारी को लेकर सीएम मान ने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली थी हमें इस कार्यक्रम की मेजबानी करने का अवसर मिला। यह एक कार्यक्रम है जिसमें प्रमुख देशों द्वारा शिक्षा पर विचार विमर्श किया जाए। मान ने आगे कहा कि इस वैश्विक आयोजन को सफल बनाने के लिए हमें व्यापक प्रबंध भी करने होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ सकते हैं। अमित शाह 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं। इससे पहले 23 और 24 सितंबर को अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। तब उन्होंने किशनगंज में पार्टी नेताओं से कहा था कि हर महीने बिहार आएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर तीखा प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी की हालत ऐसी हो गई है कि नरेंद्र मोदी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए हैं और देश के युवा MBA करके बैठे हैं, फिर भी मजबूरन उन्हें चाय बेचनी पड़ रही है। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश के युवाओं की हालत खराब है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अब धीरे धीरे उसके राजनीतिक साथियों का भी साथ मिलने लगा। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। कांग्रेस की कई नेता यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि युवा कह रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में नफरत फैलाने के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ साल पहले देश में ऐसा माहौल नहीं था जैसे कि आज है। युवा हमारे देश का भविष्य है, वे नफरत नहीं चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 32वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं को गुमराह कर देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ साल पहले देश में ऐसा माहौल नहीं था जैसे कि आज है। युवा हमारे देश का भविष्य है, वे नफरत नहीं, प्रेम चाहते हैं, वे रोजगार चाहते हैं ताकि अपना और अपने परिवार का साथ ही अपने देश का भविष्य उज्जवल बना सके। राहुल गांधी ने दिया बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने जेल में यातना से भरी दोहरी उम्र कैद काटी, जबकि कांग्रेस के नेता कैद के दौरान आराम से समय बिताते। ईरान में 22 वर्षीय महसा आमीनी के पुलिस कस्टडी की मौत के बाद 16 सितंबर से प्रोटेस्ट चल रहे। सड़कों पर महिला अपने साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रही। ये बातें ह्यूमन राइट्स एडवोकेट नसरीन सेतुयोरडेह ने एक इंटरव्यू में कहा कि नसरीन को मार्च 2019 में महिला अधिकारियों के लिए आवाज उठाने पर इमरान सरकार ने 38 साल और उसको सजा भी सुनाई थी। नसरीन कहती हैं कि मुझे किसी भी वक्त फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। ईरान आज से पहले इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ।
दिल्ली में अब बाजार में रेस्टोरेंट 24 घंटे खुलेंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 314 एप्लीकेशन को मंजूरी दी। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग, डिलीवरी शॉप, होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़ी चीजें शामिल हैं। एलजी ने आदेश दिया कि दिल्ली में इन्वेस्टर्स और बिजनेस के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की एप्लीकेशन को यह तय सीमा के भीतर निपटाया जाए। साथ ही वीके सक्सेना के मुताबिक अगले हफ्ते 300 से अधिक प्रतिष्ठान राजधानी में 24 घंटे काम कर सकेंगे। उपराज्यपाल ने आदेश दिया कि इस निर्णय से संबंधित नोटिफिकेशन 7 दिन के अंदर ही जारी किया जाए। वीके सक्सेना ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के श्रम विभाग का रवैया इस मामले में अनप्रोफेशनल रहा। उपराज्यपाल के मुताबिक विभाग एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में पिक एंड चॉइस पॉलिसी अपना रहा था। इस तरह के मैनेजमेंट का कैरेक्टर भी करप्शन के चांसेस ज्यादा है। उपराज्यपाल ने श्रम विभाग को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया कि भविष्य में इस तरह की देरी न हो। फिलहाल मेरे साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।